हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन को पूर्ण रूप से बच्चों कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, उसकी विविध प्रश्नावली अभी और बची है। अभी हम विविध प्रश्नावली नहीं करा रहे हैं। अगर आप लोग सभी कहेंगे कि सर नहीं विविध प्रश्नावली कराइए तो करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है ऐसी। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो करा देंगे उसको। लेकिन फिलहाल आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर 4 एक्सरसाइज थी। चारों एक्सरसाइजों का हमने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से कराया। ठीक है, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, बेसिकली बच्चों ये जो चैप्टर है कंप्लीटली त्रिकोणमिति पर डिपेंड है और काफी बच्चों की स्टार्टिंग से त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा कमजोर होती है। और मैं ज्यादातर बच्चों में देखता हूं तो सर यही कहते हैं कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रिग्नोमेट्री नहीं आने का आपको फॉर्मूले याद न होना। तो आज मैं आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों के बारे में बात करूंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से बात करूंगा। पहले जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो 8th क्लास तक आती थी, यानी 8th में भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती थी। ठीक है, 9th में भी आती थी। अब थोड़ा सा हटा दी गई है, सिर्फ 10th में है और उसके बाद है त्रिकोणमिति। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग से सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इन फॉर्मूलों को जो मैं आज बताऊंगा त्रिकोणमिति के, इन फॉर्मूलों को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी त्रिकोणमिति मजबूत हो जाने वाली है। और फिर आपके अंदर जो क्वेश्चन आता है ना निकल के कि हमें त्रिकोणमिति नहीं आती, वो भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, फॉर्मूले बेहद जरूरी है। मैथ के अंदर आप समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि भाई बिना फॉर्मूले के कुछ हो भी नहीं सकता है, तो फॉर्मूले बेहद जरूरी हैं। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आज समझाने वाला हूँ त्रिकोणमिति के बारे में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और साथ में बच्चों इस चैप्टर से IIT JEE में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप आफ्टर 12th इसका एग्जाम देंगे, ठीक है, तो पक्का वहाँ से ये क्वेश्चंस चैप्टर जो है हमें देता है। कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर के अंदर 32 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर के फॉर्मूले नहीं करा रहा हूँ। इस चैप्टर में 32 फॉर्मूले हैं और उन 32 फॉर्मूलों का इतना यूज नहीं होता है जितना जो मैं त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे और 11th में पढ़े होंगे, उन फॉर्मूलों का यूज होगा। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला बेहद जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बच्चों त्रिकोणमिति की। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया त्रिकोणमिति को। एक तो त्रि, ठीक है, फिर प्लस कोण, फिर प्लस मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिमिश आप जानते ही हैं, त्रिमिश होता है 3। ठीक है, और कोणमिश आप जानते ही हैं, और कोण कहाँ बनते हैं? त्रिभुज में बनते हैं, चतुर्भुज में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण की बात हो रही है, यानी कि एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, और मिति का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट, यानी किसी चीज को मापना। ठीक है, मापन जिसे हम बोल सकते हैं। तो 3 कोण की बात हो रही है, 3 कोण के मापने की बात हो रही है। समझ में आया ना आपको? त्रिकोणमिति शब्द का मतलब त्रि मतलब 3 कोण और मापन मतलब मिति मतलब मापना, 3 कोणों का मापना। अब 3 कोण कहां पर होते हैं भाई? 3 कोणों की बात हो रही है इसमें। तो 3 कोण होते कहां हैं? 3 कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर। चतुर्भुज के अंदर तो 3 होते नहीं है, वहां तो 4 कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर होते हैं 3 कोण। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इज दैट क्लियर? त्रिकोणमिति शब्द का मतलब समझ में आ गया। त्रिमिश 3, कोण मतलब एंगल हो ही गया, और मिति मतलब मापना। और 3 कोण त्रिभुज के अंदर पाए जाते हैं, ट्राइंगल के अंदर। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमिति जो आधारित है बच्चों वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है वैसे आपको पता होनी चाहिए, आप 12th में हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी आपको समझाऊंगा क्या होता है समकोण त्रिभुज, सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले देखिए इसके अंदर जो पढ़ते हैं हम वो एंगल्स की बात करते हैं, एंगल, कोण।
अब ये एंगल क्या होता है और कब बनता है? तो जब दो रेखाएं आपस में झुकती हैं एक पॉइंट पर, जब दो रेखाएं आपस में किसी एक पॉइंट पर झुकती हैं या दो किरणें किसी एक पॉइंट से निकलती हैं, तो उनके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को ही हम कोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा तो ये जा रही है इस बिंदु से और एक ये जा रही है, तो इनके बीच में ये जो गैप है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। जिसे हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कई सिंबलों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों कोण, और ये भी कोण होता है। ठीक है, ये भी कोण है, तो इसे बोलते हैं हम कोण। ठीक है, अब बात करें हम चीज, देखिए हर चीज को मापा जाता है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि दूध लेकर आइए तो आप उसको लीटर में मापेंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा कि चीनी लेकर आइए तो आप उसे किलोग्राम में मापेंगे। नहीं मापेंगे। अगर मैं आपको एक छड़ दे दूंगा, कहूंगा इसकी लंबाई मापिए, तो आप उसको मीटर में मापेंगे। ऐसे ही कोण को भी मापने का मात्रक होता है। सामान्यतः कोण को मापने के दो मात्रक होते हैं, होते तो वैसे तीन है, लेकिन यहाँ पर हम दो ही पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, क्या? और दो पद्धतियां होती हैं बच्चों यहाँ पर हम कोण को मापने की। यहाँ लिखेंगे हम कोण को सामान्यतः दो पद्धतियों में मापा जाता है। कितनी पद्धतियों में मापा जाता है? दो पद्धतियों में। अब पहली पद्धति क्या है? पहली पद्धति आपकी साष्टिक पद्धति। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस पद्धति में हम जो है कोण को बच्चों डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री में। इसमें कोण को डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूले काफी हैं और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देखिए फॉर्मूले को ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करूंगा फॉर्मूलों को। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको बाकी में त्रिकोणमिति मजबूत करनी है, और ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th में 10 नंबर के आसपास पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बाकी में ये त्रिकोणमिति मजबूत करनी है तो मैं जो छोटे छोटे पार्टों में फॉर्मूलों को प्रोवाइड करूंगा, तो जितने फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करूं उसी दिन उन फॉर्मूलों को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर 1-2 दिन बाद उनको रिवाइज करते रहिएगा। देखिए त्रिकोणमिति तभी मजबूत होगी आपकी जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। किस में? डिग्री में। डिग्री, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं इस तरीके से, छोटी सी बिंदी हो जाती है, इसे बोलते हैं डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिग्री। और इसे अंश के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये? अंश। अंश भी बोलते हैं इसे हम हिंदी में। ठीक है, अंश बोल दो, डिग्री बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और दूसरी पद्धति क्या है भाई, और इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच के कोण को देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेखा है आपकी एक क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इनके बीच में ये जो कोण बना है, ये कोण, इसको हम बोलते हैं बच्चों 90 डिग्री का। कितने का? 90। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण, एक समकोण, एक समकोण जिसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं। एक समकोण में होते हैं बच्चों 90 डिग्री। ये डिग्री अंश, ठीक है, का सिंबल है। एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम समकोण बोलते हैं, और एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इस एक डिग्री, इस 90 डिग्री जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का जो को 90 भागों में बांट दो आप बराबर बराबर। 90 डिग्री को बराबर बराबर भागों में 90 जगह बांट दो। ठीक है, तो 1 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसके 90वें भाग को, एक समकोण के 90वें भाग को हम 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री भाई 90वां भाग क्या होगा इसका?
1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों 60 मिनट। इस सिंबल जो लगा ना ऊपर, ये मिनट का सिंबल होता है, 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होते हैं बच्चों 60 सेकंड। ऐसे करके 2 चिन्ह बना दोगे तो वो सेकंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? सेकंड का, ठीक है। इस तरीके से तो एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया, वैसे खास यूज नहीं होता है, ठीक है। डिग्री तक की बात होती है, मिनटों का यूज कम होता है। वैसे आपने ये मिनटों का और सेकंडों का यूज पढ़ा होगा, आज जो है क्लास 11th में एक चैप्टर था त्रिकोणमिति से संबंधित, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, तो वहां पर इनका आपने यूज किया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक बातें थी थोड़ी सी। तो अब दूसरा क्या होता है, एक तो होगी साष्टिक पद्धति, इसमें हम कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं, ठीक है। और एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। डिग्री का सिंबल ये होता है, जैसे हम अंश के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी पद्धति क्या है बच्चों? दूसरी आपकी पद्धति है वृत्तीय पद्धति। कौन सी? वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। अब ये क्या होता है और इसमें कोण को किस में मापा जाता है? तो इस पद्धति में हम कोण को मापते हैं बच्चों रेडियन में। किसमें? कोण, रेडियन में। इस पद्धति में हम कोण को रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं, ठीक है। ये भी एक कोण का मात्रक होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कोण के 2 मात्राओं के बारे में बात करेंगे, एक तो अंश के बारे में और एक डिग्री के बारे में, और इनका ही ज्यादातर यूज है, ठीक है। अब ये रेडियन कैसे बनता है? रेडियन कोण क्या होता है भाई? समकोण कैसे बना था कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच के कोण को हम समकोण बोलते हैं, और एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब रेडियन क्या होता है? तो देखिए, आपने ये सारी चीजें बेसिक हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, एक वृत्त है, और ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो जितनी लंबाई इस रेडियस की है उतना ही लंबा यहाँ पे आप एक चाप ले लीजिए इस वृत्त की परिधि पर, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये जो लंबाई है ये r है, तो r लंबाई का जितनी लंबाई त्रिज्या की है उतनी लंबाई का आप चाप ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आके चाप उतना ही लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसको नाम दे दीजिए O और ये A और ये B, और इसको इससे मिला दीजिए। तो ये जो है, ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो कोण बनेगा इसी को बोलेंगे हम 1 रेडियन। किसी वृत्त की परिधि द्वारा, किसी वृत्त की परिधि पर उस वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के समान चाप द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के समान चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है, ठीक है। जैसे ये भी r है, तो इस चाप की लंबाई भी इतनी होगी, r होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें ये कोण निकालना है, ठीक है, कोण निकालना है, यानी 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन यानी जो ये कोण है, ये कोण बराबर होगा ये वृत्त की त्रिज्या और ये चाप की लंबाई, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है ना फॉर्मूला। तो चाप AB और त्रिज्या OA के बराबर, ठीक है। अब 1 रेडियन का मान क्या होता है? तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो होती है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि 1 रेडियन का मान बताओ, और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड लगभग ये 1 रेडियन का मान होता है बच्चों, ठीक है। तो आपने 2 टाइप की यहाँ पे पद्धतियां पढ़ी, एक साष्टिक पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति। साष्टिक पद्धति में हम कोण को अंश में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, ठीक है, और वृत्तीय पद्धति में हम कोण को रेडियन में मापते हैं। तो आपने यहाँ पर 2 टाइप के मात्रक पढ़े कोण के। अब
अगर आपको डिग्री से जाना है रेडियन में या रेडियन से जाना है डिग्री में तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, तो आप उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई चीज़ें, दो पद्धतियाँ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए रेडियन से डिग्री में जाने के लिए और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है डिग्री है, अंश जिसे हम बोलते हैं, और अंश से मुझे जाना है किसमें, अंश से मुझे जाना है रेडियन में। किसमें जाना है, रेडियन में जाना है। तो जब भी कभी आप अंश को रेडियन में चेंज करोगे तो अंश में आप गुणा करोगे π/180 से। ठीक है, डिग्री यानी अंश से रेडियन में जाने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और रेडियन से अंश में जाने के लिए गुणा करते हैं 180/π से। उल्टा कर दो, या π/180 से भाग दे दो या 180/π से गुणा कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अंश से जाना है रेडियन में तो π/180 से गुणा करेंगे, और रेडियन से जाना है अंश में तो 180/π से गुणा करेंगे। इज दैट क्लियर? मैं एक दो यहाँ पे एग्जांपल चेंज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास लिखा है 60 डिग्री लिखा है, ये डिग्री है, तो मुझे 60 डिग्री को जब बदलना है रेडियन में तो क्या करूँगा, इसमें π/180 से गुणा कर दूंगा। तो 0 से कट गया 0, 6 × 18, तो π/3 रेडियन। ठीक है, तो ये जो आया है कोण, ये π/3 रेडियन, यानी कि ये 60 डिग्री है। अगर इसको अंश में हम बात करें तो अंश में ये 60 डिग्री था, और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3। ठीक है, ये रेडियन हो गया इस तरीके से। या फिर आपको एक देश जैसे मान लीजिए रेडियन में दे रखा है 2π/3, ये रेडियन में है, आपको इसे अंश में चेंज करना है। तो अंश में चेंज करके क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। तो 180/π, पाई से पाई कट गया, 3 6 18, 60, 60 का 2 में करेंगे, 60 दूनी 120 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी 2π/3 ये रेडियन में लिखा है, और जब हमने इसको अंश में चेंज किया तो 2π/3 का मतलब होता है अंश में 120 अंश या 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप चेंज करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, जो काम की चीज़ें हैं उनको लेके चल रहा हूँ, तो सारी चीज़ें बता के चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, त्रिकोणमिति का शब्द का मतलब क्या होता है ये समझा। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के मात्रक, त्रिकोणमिति का शब्द का मतलब क्या होता है, और त्रिकोणमिति में कोणों का यूज होता है। तो कोण के कितने मात्रक होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम 2 मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। किस किस पद्धति में जो है कोण को किस मात्रक से लिखते हैं वो मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, एक इसमें क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और फिर इनको आपस में इनके कोणों को मिला दें तो ये इस तरीके से एक ट्राइंगल बनेगा ABC। और यहाँ पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम समकोण, और समकोण का चिन्ह कुछ ऐसे होता है। ध्यान रखिएगा ये लंबाई और ये लंबाई समान होनी चाहिए, तभी ये समकोण त्रिभुज का चिन्ह माना जाएगा। ऐसे नहीं आपने एक को लंबा कर दिया एक को छोटा कर दिया तो वो समकोण का चिन्ह नहीं होता है। बिल्कुल इस निशान की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे बोलते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। जब इस पर ये वाली भुजा लंब होती है तो यहाँ पर एक 90 का कोण बनता है। ठीक है, और इसको इससे मिला दो, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब भाई ये होता है समकोण, क्या होता है ये समकोण। ठीक है, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अगर आप यहां पर कोण बनाया है, यहां पर कोई कोण है मान लीजिए थीटा। ठीक है, यहां पर कोई कोण थीटा है, तो अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, तो जहां पर कोण बना हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान से समझिएगा, आगे तक के लिए काम आएगी। जिस जगह कोण बना हुआ है अगर हम वहां से देख रहे हैं तो उसकी जो सामने वाली भुजा है वो कहलाती है लंब। क्या कहलाती है, लंब। जिस कोण से देख रहे हैं
उस कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब बोलते हैं, ठीक है। और 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो 90 के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, और जहां से देख रहे हैं वो हो गया लंब। एक भुजा और बची, फिर वो क्या होगा, एक भुजा बची आपकी ये, इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की कहानी है। और इसमें एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, 11th में भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। कौन से त्रिभुज में लगती है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। अगर किसी त्रिभुज की कर्ण का वर्ग, या ये कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अच्छा एक बार और बता दूं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है क्या, कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 90 के सामने वाले होगा वो कर्ण होगा, मतलब वो सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। अब यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर आ जाता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग, यानी आधार के वर्ग का योग। कोई भी त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा देखो, देख लिया आपने, उस भुजा का वर्ग करो। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और जो शेष दो भुजाएं बची उनका वर्ग करके जोड़ दो, अगर ये आपस में बराबर आ जाता है तो उसी को बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, और वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज वही होता है जिसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इससे संबंधित बनेंगे बच्चों कुछ फॉर्मूले, यहाँ से त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं। तो कुल मिला के आपको पूरी जी जान लगा देनी है फॉर्मूले याद करने में। मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री 0 है तो उसमें मैं आपको हीरो बना दूंगा, बशर्ते जो मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ वो फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप, ठीक है। व्युत्क्रम सूत्र, इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए आप, व्युत्क्रम सूत्र से पहले ऐसा करो, एक चीज और समझ लो, ठीक है। ये क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं अनुपात, क्या पढ़ते हैं, अनुपात। और त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो बच्चों त्रिकोणमिति में कुल मिला के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, 6। पहले हम थोड़ा अनुपातों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो यहां लिखेंगे त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। क्या, 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। अभी अनुपात क्या होता है, तो मैंने अभी आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं, पहला अनुपात होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा जो अनुपात होता है आपका ये होता है टेन थीटा, ठीक है। चौथा जो अनुपात होता है कॉट थीटा, पांचवा अनुपात होता है सेक थीटा, और छठवां अनुपात होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये 6 अनुपात होते हैं, इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। SIN साइन थीटा, COS कॉस थीटा, TAN टेन थीटा, COT कॉट थीटा, SEC सेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 अनुपात होते हैं। अभी अनुपात क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का आपस में भाग दे दो, वही होता है अनुपात। क्या है ये अनुपात, ये समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का डिवाइडेशन जो है वही है ये, ठीक है। कैसे, देखिए मैंने अभी आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये A और ये B और ये C और ये 90 का कोण बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है थीटा, तो ये कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा 90 के सामने वाला। और जहां से आप देख रहे हैं वो क्या होगा, आपका लंब हो जाएगा। और ये जो तीसरी भुजा बची ये आपका होता है आधार। क्या होता है, आधार। हम अपने जरूरत के हिसाब से, हमें आसानी रहे, कर्ण को हम लिखते हैं बच्चों K से। किससे, K से, K फॉर कर्ण, ठीक है। लंब मतलब L फॉर लंब,
और आधार को हम लिखते हैं बच्चों ए से, ए फॉर आधार। इस तरीके से अपनी सुविधा के लिए लिख लिया है, ठीक है। अब ये कैसे अनुपात होते हैं, ये जो है साइन कॉस टेन, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात क्यों हैं, कैसे हैं वो समझिए। जैसे यहां से फॉर्मूले बनेंगे बच्चों, क्या बनेंगे, फॉर्मूले। इन सूत्रों को बहुत जरूरी है, आप ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूले आपको याद होना बेहद जरूरी है, बिल्कुल जीरो लेवल के फॉर्मूले हैं, ठीक है। जब आप सवाल करेंगे ना त्रिकोणमिति का, तो एक एक सवाल में 12-12, 13-13 फॉर्मूले लग जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको वो सवाल समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उनको जीरो लेवल से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैसे बने फॉर्मूले, क्यों बने, सारी चीजें समझिए। जैसे पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर, अब ये जो साइन थीटा है ये इस समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जैसे मान लीजिए यहां से आप देख रहे हैं यहाँ थीटा कोण बना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है उसी को हम बोलते हैं साइन, हिंदी में से बोलते हैं ज्या, क्या, ज्या। फिर समझिए, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन बोलते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, जिसे आप एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला साइन, और फिर अगला आता है बच्चों कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा जो होता है समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात। तो यहां से देखेंगे तो आधार क्या हो गया, ये हो गया, और कर्ण क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार को बोलते हैं हम ए और कर्ण को बोलते हैं हम के, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है समकोण त्रिभुज के आधार और जो है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, ये होता है। तो लंब और आधार का अनुपात होता है, ठीक है, लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब को लिखते हैं हम एल से, आधार को लिखते हैं हम ए से, ठीक है। इसके बाद बात करें चौथा फॉर्मूला कॉट, तो कॉट थीटा जो होता है वो आधार और लंब का अनुपात होता है समकोण त्रिभुज के, तो आधार बटे लंब होता है। तो आधार मतलब ए और एल, ठीक है। इनको मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। पांचवा होता है आपका सेक, सेक थीटा बराबर, तो ये कर्ण और आधार का अनुपात होता है, यानी कर्ण बटे आधार, इसे हम के अपॉन ए भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका और रह जाता है 6 वाला कोसेक थीटा, तो कोसेक जो होता है वो कर्ण बटे लंब का अनुपात होता है। यहां से देखेंगे तो कर्ण और लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण को हम के से और लंब को हम एल से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले बने आपके। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो ये समझिए। एक ट्रिक होती है बच्चों, जिसमें हम पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अभी लाल बट्टे कक्का क्या है, इसको इंग्लिश में लिखो LAL KKA, ये लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ लिया, ठीक है, बस। तो अब इसी से ये फॉर्मूले आपको याद होगा, ये समझ लीजिए कैसे, देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं बड़ा सा लिख रहा हूं LAL KKA, यहां पर आता है आपका साइन, ठीक है, यहां आता है आपका कॉस, यहां आता है आपका टेन, ठीक है, यहां आता है आपका कॉट थीटा, यहां आता है आपका सेक थीटा, और यहां आता है आपका कोसेक थीटा। ये इमेज आपको याद करनी है, ये चित्र आपको दिमाग में बसा लेना है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आते हैं। अब देखिए, अगर मुझे चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या चाहिए मुझे, साइन थीटा बराबर, ये फॉर्मूले आपको यहाँ से याद हो गई, समझिए कैसे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखो लंब बटे कर्ण। अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो साइन के नीचे देखो कौन कौन आ रहा है, लंब और कर्ण, एल और के, एल बट्टे के। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एल अपॉन के, यानी लंब बट्टे कर्ण। ऐसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ए अपॉन के। टेन थीटा बराबर चाहिए तो उसके नीचे देखो लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर लंब बट्टे आधार। ऐसे कॉट का चाहिए तो अब ऊपर को देखो, नीचे से ऊपर देखो, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। में आ गया, वही है ये देखो आप बिल्कुल। तो आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको मैं समझा रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ। आप लाल बट्टे कक्का को याद कर लीजिए, एल ए एल के ए, एल फॉर लंब होता है, ए फॉर आधा होता है, के फॉर कर्ण होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए, आप क्रम से याद होनी चाहिए आपको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्रम से ही। अब लिख दीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार, कॉट आधार बट्टे लंब, सेक कर्ण बट्टे आधार, कोसेक कर्ण बट्टे लंब। आप ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ से क्लियर हो गए।